नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं। चाहे तो आप ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भर रहे हो या फिर 12th लेवल से फॉर्म भर रहे हो। अगर शायद आपको जानकारी ना हो कि हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगना है, तो समस्त जानकारियों का समाधान हम अपने भैया से पूछेंगे। हमारे साथ हैं अरविंद कुशवाहा जी, जो कि एके ऑनलाइन सेंटर उन्नाव बालाजी में संचालित करते हैं। और इनके बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि जब भी कोई भी विज्ञापन आता है किसी भर्ती का, तो ये पूरा विज्ञापन उसका एक एक शब्द पढ़ते हैं और उसके बाद ही लोगों के फॉर्म भरना शुरू करते हैं, ताकि किसी के फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। इनका मानना है कि जो फॉर्म भरे जाते हैं वो लोग जिंदगी के लिए फॉर्म भरते हैं, बहुत सीरियस होकर फॉर्म भरते हैं। बाद में थोड़ी सी गलती को लेकर अगर उन्हें पछताना पड़े, दुख हो, नुकसान हो, तो ये उचित नहीं है। सबसे पहले तो अरुण भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक से सवाल हैं जिनके आप जवाब दें, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी हमारे अभ्यर्थियों को ना हो। सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। बताइए रोहित भैया जी। देखिए, जैसे हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है कि अगर हम आपके कैफे पर आए फॉर्म भराने के लिए, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लाने हैं। देखिए रोहित भैया जी, रेलवे का फॉर्म भरने के लिए हाँ? एनटीपीसी है या 10+2 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्तर का जो आवेदन है, उसको भरने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, अच्छा, ठीक है, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, न्यू फोटो। हाँ, ये अच्छा, ये डॉक्यूमेंट लाना आपको अनिवार्य है। जैसे जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरा उनके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट जी। आपने फोटो की बात करी, न्यू फोटो मतलब न्यू फोटो क्या है इसमें? फोटो का ये है, रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फोटो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं ये गलतियां कर देते हैं। एमपी पुलिस के भी जब फॉर्म भर रहे थे कांस्टेबल पद के लिए, तो उसमें नियम था कि 3 माह से अधिक पुरानी फोटो ना हो, लेकिन अभ्यर्थियों ने पुरानी फोटो लगा दी, बाद में परेशान होते हैं। तो आप इस बात को लेकर विशेष ध्यान रखें कि आपकी फोटो जो हो वो 6 माह से अधिक पुरानी ना हो। ये रेलवे के नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है उन्होंने इस बात को, क्या समझे। और इसके साथ ही साथ वाइट बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड फोटो का वाइट होना अनिवार्य है। वाइट बैकग्राउंड होना अनिवार्य है और फोटो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिसमें आपके दोनों कान दिखें, सीधी फोटो। चश्मा अगर आप इस प्रकार का पहनते हैं तो लगा सकते हैं, बाकी जो एक्शन वाले चश्मे आते हैं, सनग्लासेस आते हैं, वो नहीं लगा सकते। टोपी, गमछा, ये किसी प्रकार की चीजें है ना फोटो में नहीं प्रतिबंधित है। अच्छा, इसके अलावा अभ्यर्थियों के जो प्रश्न रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि हम केंद्र सरकार का फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे जो है वो केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार की विज्ञप्ति है। और जो जाति प्रमाण पत्र है हमारा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो क्या राज्य सरकार के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हम केंद्र में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल ले सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसमें अपन साफ कर देते हैं कि अभ्यर्थी के पास जो राज्य का जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी, SC, ST कैटेगरी का, उसी जाति प्रमाण पत्र के अनुसार वो रेलवे का आवेदन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा। कैटेगरी का लाभ लेने के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करना भी अनिवार्य है। तो जो जाति प्रमाण पत्र हमारा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उसी के आधार पर हम जो है आवेदन का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए केंद्र द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अच्छा। क्योंकि कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में भी हैं। उन्होंने फॉर्म भरने से पहले वो घबराए हुए हैं कि हमें सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तभी हम रेलवे का आवेदन कर पाएंगे। तो उनके लिए हम बता दें कि अभी रेलवे का फॉर्म भरते समय ऐसा रेलवे के नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आवेदन करते समय ही उन्हें सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र लगाना या उसका नंबर भरना अनिवार्य है। वो अपना राज्य वाले जाति प्रमाण पत्र का नंबर भर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र उन्हें कब प्रस्तुत करना होगा, तब वो अपनी कैटेगरी यानी आरक्षण का लाभ ले सकेंगे रेलवे के फॉर्म में। उनका सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो रेलवे ने अपना एनेक्जर 2 में ओबीसी वाला जाति प्रमाण पत्र, एनेक्जर 1 में SC, ST जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट दिया है, उसे कंप्लीट कराकर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अच्छा, ये हो गई SC, ST, OBC वाले उम्मीदवारों के लिए। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी EWS कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है? EWS कैटेगरी के आवेदकों के लिए जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो ही राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा ही बनाया जाता है और उसकी वैलिडिटी होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जो आवेदक आवेदन कर रहे हैं वो 1 अप्रैल, जैसे अभी आवेदन करना है किसी को, तो 1 अप्रैल 2024
के बाद का जो EWS सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए और उसे वो फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, उसका डाटा दे सकते हैं, तो उन्हें EWS कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा। अच्छा, आयु सीमा की अगर हम बात करें कि किस साल से लेकर किस साल तक के अभ्यर्थी इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं? देखिए रोहित जी, NTPC में अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल अभी 2 आवेदन भरे जा रहे हैं। दोनों आवेदन अलग अलग हैं, दोनों का रेलवे ने विज्ञापन भी अलग अलग दिया है। एक मिनट, NTPC ग्रेजुएशन लेवल और NTPC 12th लेवल के लिए दोनों अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे जी। पिछली बार क्योंकि एक ही फॉर्म भरा था, इस बार रेलवे ने दोनों फॉर्म को अलग अलग कर दिया है। दोनों का अलग अलग परीक्षा होगी, अलग अलग विज्ञापन है। ग्रेजुएट लेवल के विज्ञापन को उन्होंने 05/2024 से मेंशन किया हुआ है और अंडर ग्रेजुएट वाला जो NTPC का फॉर्म है जो 12 से भरा जाना है उसको रेलवे ने CEN यानी कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है उसका वो 06/2024 से मेंशन किया। अभ्यर्थी इस बात को विशेष रूप से सुने, आपको 2 अलग अलग ही फॉर्म भरने होंगे, 2 अलग अलग आपकी परीक्षा होंगी। पहले की तरह नहीं है कि एक ही फॉर्म भरने पर दोनों एग्जाम क्लियर हो गए थे, मतलब दोनों कवर हो गए थे। इस बार आपको 2 अलग अलग फॉर्म ही भरने पड़ेंगे जी। इसके अलावा अगर हम बात करें आयु सीमा को लेकर कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए उम्मीदवारों के लिए? रेलवे का जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए आयु सीमा जनरल कैटेगरी के आवेदकों के लिए 18 वर्ष से न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 36 वर्ष के मध्य होना चाहिए। और इसके अलावा जो NTPC में 10+2 अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म है उसके लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष के मध्य होना चाहिए जनरल कैटेगरी के आवेदकों के लिए आयु सीमा। इसके अलावा जो OBC वाले या SC ST वाले आवेदक हैं तो OBC वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा में रेलवे बोर्ड 3 वर्ष की छूट देता है। यानी कि जो आवेदक है उसको 10+2 वाला अगर वो फॉर्म भर रहा है अंडर ग्रेजुएट वाला तो मैक्सिमम वो 36 साल तक आवेदन कर सकता है। और जो NTPC ग्रेजुएट लेवल वाला आवेदक है वो OBC वाला वो 36 + 3 39 वर्ष तक अपना आवेदन कर सकता है। और वहीं SC ST वाले जो आवेदक हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की मैक्सिमम छूट दी जाती है। तो ध्यान दें, 12th लेवल का जो है वो 18 साल से लेकर 33 साल तक भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन अलग से है। और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो 18 साल से लेकर 36 साल तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी एज रिलैक्सेशन अलग से है। इसके अलावा देखिए, जो चूंकि हमें देख रहे हैं ये वो लोग देख रहे हैं जो बहुत सीरियस हैं इस भर्ती को लेकर, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए। जो लोग सिर्फ इसलिए फॉर्म भरते हैं कि चलो उस शहर में घुमाएं कहीं पेपर देने के लिए, जो पढ़ाई का बहाना मात्र कर रहे हैं, वो इतने सीरियस होकर ये सब बातें नहीं सोचते हैं। तो जो सीरियस उम्मीदवार हैं उनके लिए उनकी तरफ से एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई पोस्ट कौन सी भरे हैं, किस पोस्ट को प्रेफरेंस दे? जी, पोस्ट प्रेफरेंस जो आवेदक अपना आवेदन कर रहा है उसके स्व विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस स्तर की अपनी पढ़ाई कर रहा है, ठीक, कौन सी पोस्ट उसको पसंद है, वो पोस्ट अपना सिलेक्शन पोस्ट के हिसाब से जो कर रहा है वो नोटिफिकेशन में पहले देखे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी पोस्ट उसको पसंद है, वो अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भर सकता है। क्या एक उम्मीदवार एक से अधिक जोन में फॉर्म भर सकता है? एक उम्मीदवार रेलवे के एक से अधिक जोन या बोर्ड में आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दें, एक उम्मीदवार रेलवे जोन के केवल एक ही रेलवे में एक ही जोन से फॉर्म भर सकती है। चाहे आप इलाहाबाद जोन चुने, चाहे आप जो भी जोन चुने, सिकंदराबाद चुने या फलाना ठिकाना कुछ भी चुने, सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म भरें। बाद में आएंगे उसकी कट ऑफ कम चली, हमने जहां से भरा यार उसकी ज्यादा चली, दुखी हो, तो ये सब बातें बाद में दुखी होने से पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए पहले आप इस बात को लेकर संतुष्टि कर ले कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना है। साथ ही साथ एक ही उम्मीदवार केवल एक ही जोन से फॉर्म भर सकता है, अलग अलग जोन से फॉर्म नहीं भर सकता है। परंतु एक जोन में जितनी भी वैकेंसी हैं वो सभी वैकेंसी पोस्ट प्रेफरेंस वो अपने अनुसार भर सकता है सभी पोस्टों के लिए। अच्छा, तो सभी पदों के लिए अपने अपने विचार से, अपने विवेक से आप सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते पोस्ट प्रेफरेंस आपको किसको देते हैं, पहले नंबर पर किसे चुनते हैं, दूसरे पर किसे चुनते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और देखो दोस्त, काम का तो ऐसा है, नौकरी सभी अच्छी होती है, बाकी आपके ऊपर आपको क्या करना पसंद है उस काम को आप प्राथमिकता दीजिए, है ना? सही है। अच्छा, एक और समस्या आती है, जैसे पिछली भर्ती में क्या हुआ कि उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा और नंबर लगाया, ईमेल लगाया, अब वो 2019 में फॉर्म भरे थे, फिर आ गया कोविड का काल, तो समय ऐसे परीक्षा नहीं हो पाई, बहुत लंबे समय बाद परीक्षा हुई 2-3 साल बाद, तो बहुत सारे उम्मीदवारों के तो मेल बंद हो गए वो पुराने वाले, या कुछ के नंबर ही बंद हो गए। तो ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल के लिए इसमें क्या प्रावधान है? देखो, आवेदकों को यही सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय वो वही मेल आईडी या वही मोबाइल नंबर दें जो वो परमानेंट चालू रखते हों, ताकि उन्हें भविष्य में फॉर्म से संबंधित
पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए या अन्य जानकारी के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। ध्यान रखें अभ्यर्थी इस बात का, आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने फॉर्म में लगाएं जो आप रेगुलर हो, आपका आप हमेशा उसको चालू रखते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभ्यर्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी। आपकी जानकारी, आपके द्वारा दी गई जानकारी निश्चित ही हमें मार्गदर्शन करेंगी, आगे काम आएंगे। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए शुभकामनाएं, अच्छे से अपना फॉर्म भरिए और पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।